वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मिड पॉइंट क्लासेस चैनल पर। मैं हूं नीतीश गर्ग और जो हमारी सीरीज़ चल रही थी सिविक्स 7th क्लास के एनसीईआरटी, उसका आज हम 3rd चैप्टर कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं, उनकी वीडियोस हमारे चैनल पर इंडिविजुअली अपलोड हो चुकी है। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस की है या अभी एक भी नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और गाइज़, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे गाइस। तो इससे पहले अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं लास्ट वीडियो से रिलेटेड या फिर इस वीडियो के बाद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हुए तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा। ओके गाइस, तो आज अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो 3rd चैप्टर होगा हमारा हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। तो राज्य सरकारें कैसे वर्क करती है उसके बारे में हम जानेंगे। हमने 6th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ा था कि हमारे 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। ओके, मतलब सेंट्रल लेवल जो पूरा होल इंडिया से रिलेटेड होती है, स्टेट लेवल जो हमारे प्रदेशों से रिलेटेड होती है, और लोकल लेवल जो आपके छोटे छोटे म्यूनसिपैलिटीज़ या पंचायत राजेस होता है। ठीक है, तो 6th क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पंचायत राज कैसे वर्क करते हैं अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में। तो आज हम बात करेंगे राज्य सरकारों की कि राज्य सरकार कैसे वर्क करती है, प्रत्येक राज्य का काम कैसे चलता है और किस तरह से वो अपने काम को आगे बढ़ाती है। ठीक है, तो उससे पहले हम बात करते हैं एमएलए कौन होता है। तो आपके मन में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि एमएलए है या फिर इस वार्ड का मतलब इस तरह के उसका एमएलए है, एक जिले का एमएलए होता है एक तरह से पूरा। ठीक है, तो हर प्रदेश में बहुत सारे ज़िले होते हैं छोटे छोटे, उनके प्रत्येक अलग अलग एमएलए होते हैं। ठीक है, एमएलए की फुल फॉर्म होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब कि जस्ट लाइक कि अगर आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं तो 75 ज़िले के या तो 70 अराउंड एमएलए होते हैं। कभी कभी 2 ज़िलों के एक एमएलए भी बना दिए जाते हैं, जैसे लाइक कि हिमाचल प्रदेश के, या फिर मान लीजिए एक ज़िले में 30, एक प्रदेश में 30 ज़िले हैं तो उनके अलग अलग 30 एमएलए हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रत्येक ज़िले का एक एमएलए होता है। जहाँ तक कि हम मानते हैं कि एक ज़िले का एक ही एमएलए होता है, बहुत ही रेयर कंडीशन में 2 ज़िलों का एक एमएलए बना दिया जाता है। ठीक है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को बोलते हैं एमएलए, जो कि जनता द्वारा उसको इलेक्ट किया जाता है, मतलब वो उनके वोटों द्वारा उसको जिताया जाता है। जैसे लाइक कि मान लीजिए एक प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक चीफ मिनिस्टर ही वहाँ से खड़ा होगा, मतलब एक ही इंसान वहाँ से खड़ा होगा और वही जीतेगा वही आएगा, नहीं। उसके अंदर बहुत सारे एमएलएज होते हैं जिनकी वोट्स को काउंटिंग करके देखा जाता है कि किसके ज़्यादा एमएलए जीते हैं। मान लीजिए एक सरकार है, एक प्रदेश में 3 सरकारें लड़ रही हैं। एक सरकार के मान लीजिए एक प्रदेश में 30 एमएलए सीट्स है तो एक पार्टी के 15 से ज़्यादा एमएलए जीत जाते हैं तो उसको मेजॉरिटी बोलेंगे। मतलब कि वो जो पार्टी है वो अपनी सरकार बनाएगी उस राज्य में। ठीक है, तो इस तरह से हमारी एमएलए गठित होती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इस तरह से गठित होती है। तो देन दे बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इस तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली के वो मेंबर बन जाते हैं और ऐसे ही वो गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, देन द एमएलए रिप्रेजेंट पीपल। तो एमएलए जो होता है वो पीपल को रिप्रेजेंट करता है, उसके एक पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करता है। जैसे लाइक कि हमने लोकल गवर्नमेंट में देखा था, म्यूनसिपैलिटीज़ में देखा था, छोटे छोटे वार्ड मेंबर्स बना दिए जाते हैं तो वो भी एक छोटे छोटे वार्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही ये एक जिले को या फिर एक पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली, और हर प्रदेश की अलग अलग एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जहाँ पर अलग अलग एमएलएज होते हैं। ठीक है, ईच स्टेट इज डिवाइड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसे लाइक एक पूरे एक तो पर्टिकुलर एरिया जैसे हम बोल सकते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोल सकते हैं। तो ईच स्टेट मतलब हर एक राज्य अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होता है। एग्जाम्पल के लिए हिमाचल प्रदेश ले लेते हैं। हिमाचल प्रदेश 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड है, मतलब वहाँ पर 68 एमएलएज हैं। अब मान लीजिए अगर वहाँ पर किसी को सरकार बनानी है तो उसको 51% वोट चाहिए, मतलब 51% सीटें वहाँ की चाहिए, मतलब एक तरह से उसके। अब 68 का अगर हम हाफ कर देंगे तो कितना आएगा, 34 आएगा। मतलब वहाँ किसी भी पार्टी के 35 एमएलए अगर जीत जाते हैं हिमाचल प्रदेश में तो वो वहाँ पर अपनी सरकार बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी एक राज्य सरकार गठित होती है। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया फ्रॉम विच ऑल द वोटर्स लिविंग देयर, मतलब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया में जहाँ पर वोटर्स रहते हैं वहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है। दीज एमएलए देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, और जो एमएलएज होते हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से आते हैं। मतलब जैसे लाइक कि आप ये नहीं कह सकते कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया में एक ही एमएलए खड़े और नहीं, डिफरेंट पार्टी के 5-6 एमएलए 10 एमएलए भी खड़े हो सकते हैं अपने आप को जिताने के लिए, अपनी पार्टी को जिताने के लिए। ओके,
उसके बाद बात करते हैं हाउ एमएलए बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। तो जो एमएलए होते हैं वो उनको मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। हमने एमएलए के बारे में जान लिया, अब मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बारे में जानते हैं। तो चीफ मिनिस्टर राज्य का मुख्यमंत्री जिसे हम जानते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए हैव वन मोर देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन अ स्टेट कैन बी सेड टू बी अ मेजॉरिटी। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर किसी भी प्रदेश में किसी भी पार्टी के एमएलए आधे से ज़्यादा वोट ले लेते हैं तो उसको मेजॉरिटी बोलते हैं, मतलब वो वहाँ पर जीत गए और अपनी पार्टी बनाने के लिए तैयार हैं। मतलब वो गवर्नर के सामने या फिर अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि हम यहाँ पर पार्टी, इस स्टेट में पार्टी बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजॉरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसके पास मेजॉरिटी होती है, मतलब जिसके सबसे ज़्यादा एमएलए जीते होते हैं, उनको उसको बोलते हैं रूलिंग पार्टी। और उसके बाद जो सामने पार्टी होते हैं जिसके कम एमएलए जीते होते हैं उसको बोलते हैं अपोजिशन पार्टी। वो कुछ भी हो सकता है, उसके इंडिपेंडेंट एमएलएज भी हो सकता है, किसी से रिलेटेड भी हो सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं। ओके, तो आफ्टर द इलेक्शंस द एमएलए बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। तो जब उसके बाद इलेक्शन हो जाते हैं, एमएलए जीत जाते हैं, तो उन्हीं एमएलए में से वो एक मीटिंग बुलाते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि उन एमएलए में से कौन खड़ा होगा और कौन उस प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनेगा। ओके, और उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर वो गठित कर लेते हैं तो उस चीफ मिनिस्टर को प्रस्ताव या शपथ दिलाने का कार्य गवर्नर करते हैं। हर स्टेट का एक गवर्नर होता है। ध्यान रखिए, गवर्नर कभी भी इलेक्शन के थ्रू नहीं होता, इलेक्ट नहीं किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल सेक्शन 155। ओके, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 155 आर्टिकल जो है उसके अंडर हर स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। The chief minister of other minister and other minister have the responsibility of running various government departments और ministry। तो चीफ मिनिस्टर का और जो उनके अंडर सारे मिनिस्टर काम कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और बहुत सारे सैनिटेशन डिपार्टमेंट वाले मिनिस्टर, जो भी सारे मिनिस्टर्स होते हैं वो उनके अंडर वर्क करते हैं और ये देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इस प्रदेश में अच्छा काम कर रही है और हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दे हैव सेपरेट ऑफिस, और जो इनके अलग अलग ऑफिस भी होते हैं, जैसे कि आप एजुकेशन मिनिस्ट्री का अलग ऑफिस हो सकता है और आपके सैनिटेशन मिनिस्ट्री का अलग हो सकता है, पीडब्ल्यूडी का अलग हो सकता है। तो अलग अलग हेल्थ मिनिस्ट्री के अलग अलग ऑफिस होते हैं। एट टाइम द रूलिंग पार्टी मे नॉट बी अ सिंगल पार्टी बट अ ग्रुप ऑफ पार्टीज वर्किंग टुगेदर, दिस इज कॉल्ड अ कोalition। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी प्रदेश में, किसी भी प्रदेश में एक पार्टी कभी भी सरकार बनाने में असमर्थ होती है तो दो पार्टी मिलकर सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसको कोएलिशन बोलते हैं। जैसे लाइक कि हम कह सकते हैं कि एक पार्टी के 15 एमएलए जीते और दूसरी पार्टी के 16 एमएलए जीते, तो कोई भी पार्टी बनाने के लिए तैयार नहीं है, मतलब पार्टी बनाने के लिए सीमित नहीं है, तो दोनों मिलकर 31 एमएलए के साथ एक पार्टी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से उसको बोलते हैं कोएलिशन। तो ठीक है, आपकी बुक में ये भी दिया हुआ है। तो ऐसा भी हो जाता है सरकारों में, तो इस तरह से एक आपकी जॉइंट सरकार बन सकती है। उसके बाद बात करते हैं गवर्नर की। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नर, जैसे कि मैंने बताया आर्टिकल 155 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो हमारी आपकी सरकार होती है, जिसको सेंटर की सरकार होती है, वो अपॉइंट करती है हर प्रदेश के गवर्नर को। अब गवर्नर का काम क्या होता है? गवर्नर का मुख्य कार्य ये होता है कि वो हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को देखता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब हमारे संविधान के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं वो उनका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, द हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नर। तो मतलब एक तरह से हेड आपका जो स्टेट का होता है वो चीफ मिनिस्टर ना होकर गवर्नर होता है एक तरह से। मतलब अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन है, अगर चीफ मिनिस्टर अपना इस्तीफा देना चाहेगा तो वो किसको देगा? गवर्नर को देता है अपना इस्तीफा वो। ठीक है, तो मतलब आपके लिए, आप अगर चाहें तो जिस भी आप स्टेट से रहते हैं अपने गवर्नर का नेम ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं हर किसी के चेक करने वाला हूँ। तो शी इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही वो इंश्योर करता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मतलब गवर्नर कोई भी हो सकती है, चाहे लड़की या लड़का। तो इस तरह से वो चेक करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं वो राज्य सरकार उनको फॉलो कर रही है या उनका उल्लंघन कर रही है। ठीक है, तो गवर्नर का ये कार्य होता है। उसके बाद बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, आज पूरी तरह से इसको जानते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में सारे मेंबर्स एमएलएज आते हैं। अब एमएलएज, आप ये सोच रहे होंगे कि एमएलएज रूलिंग पार्टी के, ये जो मेजॉरिटी वाली पार्टी है उसके, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एमएलए सारी
पार्टी के होते हैं, चाहे अपोजिशन पार्टी हो, रूलिंग पार्टी हो, मेजॉरिटी वाली पार्टी हो, कैसी भी पार्टी हो। मतलब कि मान लीजिए किसी, जैसे कि हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल लिया था कि 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबलीज हैं, तो 68 एमएलएज वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, उसको फॉर्म करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको बनाएंगे। वहाँ पर वो डिस्कस करते हैं कि राज्य सरकार में क्या क्या काम होने चाहिए और किस तरह के हमारा पैसा जो इन्वेस्ट होना चाहिए राज्य सरकार को और इस राज्य को बेटर बनाने के लिए, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एमएलएज के पास ड्यूअल रोल होते हैं, जस्ट लाइक कि वो एमएलएज भी होते हैं और मिनिस्टर्स भी होते हैं, तो वो दोनों काम को अपना बखूबी निभाते हैं। जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली में एज एमएलए आते हैं तो वो बहुत सारे चर्चाओं के मुद्दों को उठाते हैं कि अब आपका इस गांव में टॉयलेट बनना चाहिए, या फिर यहाँ पर इस चीज़ की कमी है, यहाँ पर डायरी के ज़्यादा वो हो रहे हैं, टीबी के ज़्यादा मरीज़ हो रहे हैं, तो इसको कैसे रोका जाए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो उस पर सवाल उठाते हैं। एमएलए कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, और हर कोई एमएलए, चाहे वो अपोजिशन पार्टी का हो या फिर मेजॉरिटी पार्टी का हो, वो अपने व्यू को, मतलब अपने एक तरह से जो उनका व्यू रहता है वो उसको रख सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ में, और उस पर विचार किया जाता है और उसके साथ ही डिसीजन लिया जाता है। ओके, तो कोई भी डिसीजन जो लिया जाएगा वो मेजॉरिटी के साथ लिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बोल रहा है और उसके ऊपर डिसीजन नहीं है, नहीं, डिसीजन हमेशा मेजॉरिटी के ऊपर ही लिए जाते हैं। डिसीजन हैव टू अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जो भी डिसीजन होगा वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को मानना पड़ेगा या फिर उनके द्वारा मंजूर किया जाता है, ठीक है। अब डिबेट्स किस पर हो सकती हैं, तो डिबेट्स हो सकती है डायरिया पे, ठीक है, अगर हॉस्पिटल में बेड्स कम है, ठीक है, ओआरडी डिस्ट्रीब्यूशन पे, वाटर शॉर्टेज पे, मतलब किसी गांव में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जैसे कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ये इश्यूज उठते हैं कि कहीं कहीं पे पानी की कमी हो जाती है, जैसे कि महाराष्ट्र आपका, मध्य प्रदेश हो सकता है, राजस्थान हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पर सैनिटेशन डिपार्टमेंट हो सकता है, साफ़ सफाई वगैरह, ड्राइव टू क्लीन गार्बेज और कूड़े कचरे को लेकर, उस बीमारी को लेकर, इस चीज़ पर डिबेट्स हो सकती हैं आपकी। तो इस तरह से आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म होती है। उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट के कार्य का, तो जो स्टेट गवर्नमेंट कार्य क्या करती है उसके बारे में बात करते हैं। तो देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड ऑल्सो टेक एक्शन। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कुछ तरीके हो सकते हैं जिससे कि जनता जो है अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकती है और कुछ एक्शन ले सकती है। ओके, जैसे लाइक कि मान लीजिए कोई भी काम आपके अगेंस्ट हो रहा है, जनता के अगेंस्ट हो रहा है, तो वो राज्य सरकार पर उठा सकती है ये सवाल। वो सवाल किस तरह से उठाती है, थ्रू मीडिया या थ्रू, फिर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उस चीज़ के। तो इट वॉज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय द हेल्थ मिनिस्टर। तो जो एक तरह से आपकी बुक में दिया गया है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो ये बताने के लिए होती है कि गवर्नमेंट क्या क्या आपके लिए कर रही है एग्जैक्टली। तो जो मीडिया है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वाइटल रोल प्ले करता है हमारे किसी भी काम के लिए। जैसे लाइक कि अगर मीडिया ना हो तो जो सरकार के काम है कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो नहीं दिखा पाएंगे और ना ही हमें पता चल पाएगा। मान लीजिए अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो मीडिया उनको पॉइंट आउट करता रहता है, उनको उछालता रहता है कि सरकार ये काम गलत कर रही है, ये कर रही है, तो सरकार को वो समझ में आती है कि हम क्या काम नहीं कर रहे हैं, क्या काम गलत कर रहे हैं। तो इससे भी मीडिया का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल प्ले होता है, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम different newspapers were present. The minister and some government officials were also present. तो बहुत सारे different newspaper प्रेस वाले आते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स आते हैं ये बताने के लिए कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। The minister explained the steps द गवर्नमेंट हैड टेकन। तो जो मिनिस्टर बताते हैं कि हमने क्या क्या रोल लिया है आपकी हेल्थ के लिए, जैसे लाइक कि हमने लास्ट चैप्टर हेल्थ के बारे में पढ़ा था, तो उसी को ले लेते एक तरह से। तो हमने हेल्थ के बारे में आपके लिए क्या क्या चीज़ें ली हैं, क्या क्या किया है हमने कि हम टीबी को, डायरिया को, इस चीज़ को हम कॉन्कर कर सके, क्योर कर सके इस चीज़ को। तो मिनिस्टर विजिट, और फिर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो जनता के पास विजिट करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनको संवेदना देते हैं, उनको बताते हैं कि हम आपके लिए ये काम कर रहे हैं, आपको गरीबी से हटाएंगे, आपके लिए जॉब क्रिएट करेंगे। ओके, तो बहुत सारे योजनाएं आती हैं, जैसे लाइक कि प्रेजेंट टाइम में हमारी बहुत सारी योजना चलाई गई है, गरीब कल्याण योजना चलाई जाती है। तो ये इसलिए चलाई जाती है कि जनता को दिखाया जा सके कि जनता के लिए कुछ काम हो रहा है। तो एग्जैक्टली जनता के लिए जो काम हो रहा है उसको पब्लिश किया जाता है, दिखाया जाता है। ओके, उसके बाद गवर्नमेंट अनाउंस द कंपोजिशन और व्हाट्सो एवर रिक्वायर्ड। तो गवर्नमेंट कंपोजिशन भी वो करती है, जैसे लाइक कि मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में अगर हम कोरोना वायरस के बारे में ले तो सरकार ने बहुत बड़ा कंपोजिशन आपका डिक्लेयर किया था, ठीक है, और फिर जॉब के लिए बहुत सारे काम कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती है वो गवर्नमेंट आपकी करती रहती है। हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी लुक इनटू द नीड्स ऑफ द पीपल। अगर गवर्नमेंट का कोई काम नहीं कर रही है तो हाई लेवल इंक्वायरी भी होती है, उसकी जांच पड़ताल भी की जाती है और एक्शन भी लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है, PWD मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट और बहुत सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके द्वारा एक्शन भी उस पर लिया जाता है। मान लीजिए जिस डिपार्टमेंट में जो गलती होगी उसी के बेस पर आपका एक्शन लिया जाएगा।
ठीक है, जैसे कि मैंने बताया न्यूज़पेपर और मीडिया बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं इस चीज़ में, और गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट लॉज बना सकते हैं उस क्षेत्र को देखकर, उस एरिया को देखकर, जो भी वहाँ पर प्रॉब्लम्स है उनको देखकर। जैसे लाइक कि बहुत सारे आज भी जगह हैं, हमने देखा कि स्वच्छ भारत अभियान चला और बहुत सारे टॉयलेट्स वगैरह बनाए गए, तो पूरे देश में बहुत सारे टॉयलेट बनाए गए, अर्बन एरियाज़ हो, रूरल एरियाज़ हो, गाँव हो, शहर हो, हर जगह आपके बहुत सारे टॉयलेट्स बनाए गए, तो इनके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें आई आपके। ठीक है, दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इश्यूज इज डन बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन ऑफ ईच स्टेट। तो जैसे कि मैंने बताया कि हर एक जो रूल बनता है या फिर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा लिया जाता है, मतलब पूरी मेजॉरिटी के साथ वो डिसीजन पास होगा तभी वो कार्यकृत होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें कि हमारे पूरे सेंट्रल में, मतलब हमारे पूरे इंडिया की बात करें, वहाँ पर अगर कोई लॉ बनता है तो उसको पार्लियामेंट डिसाइड करती है, पार्लियामेंट उसको पास करती है। तो पार्लियामेंट को हम आगे के अपने चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो जो सेंट्रल के लिए लॉ बनाती है पार्लियामेंट बनाती है, जो स्टेट के लिए लॉ बनाती है वो बनाती है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए @midpointclasses। ओके गाइस, तो आप हमें सपोर्ट करते रहिए, हम भी आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाते रहेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग।